बिहार राज्य PUCL की ये प्रेस वार्ता इस संदर्भ में रखी गई है कि बिहार ज़िला के चौसा थाना के किसानों के द्वारा एक आंदोलन चल रहा था, जहां पिछले 20 मार्च को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, दमन कार्रवाई की गई और बहुत से लोगों को, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, मवेशियों को भी बहुत बेरहमी से पीटा गया। उनके साजो सामान का नुकसान किया गया, उनकी संपत्ति को, चल अचल सब तरह की संपत्ति को नुकसान किया गया पुलिस के द्वारा। इस संदर्भ में बिहार राज्य PUCL की तरफ से 28 अप्रैल 2024 को एक टीम जांच के लिए गई। जांच के बाद काफ़ी जांच पड़ताल, इधर उधर से फैक्ट और सारे अनुसंधान के बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो 15 पृष्ठ की रिपोर्ट है। इसके साथ और कुछ अनुलग्नक भी हैं। इसके अलावा हमने कुछ रेफरेंस भी दे दिए हैं इसमें, जिसमें कि और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अलग अलग रेफरेंस के साथ उसको और पढ़ सकते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि SJVN एक कंपनी है, भारत सरकार की मिनी रत्ना कंपनी है। उस कंपनी ने बिहार सरकार के साथ एक अनुबंध किया जनवरी 2013 में, और जुलाई 2013 से भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया। अनुबंध के तहत बिजली बनाने वाली एक कंपनी, जिसको बक्सर बिजली कंपनी जिसका नाम था, उसका सारा शेयर SJVN ने ख़रीद लिया और SJVN ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई जिसका नाम है STPL यानी SJVN थर्मल पावर लिमिटेड। उस कंपनी ने ही वहाँ भूमि अधिग्रहण शुरू किया और भूमि अधिग्रहण चलता रहा 2015-2016 तक, और 1064 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्लान था, जिसमें से 1035 एकड़ भूमि कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया बिहार सरकार की मदद से। अंततः बीच में कोरोना आया और कोरोना के बाद किसानों को जो मुआवजा मिला उससे किसान असंतुष्ट थे। उसके कई कारण थे असंतोष के, जिसमें से एक कारण ये था कि भूमि अधिग्रहण के बाद जो मुआवजा मिलना चाहिए था, उसका जो रेट होना चाहिए था वो सही नहीं था, वो नियमानुसार नहीं था, जो कि उनको 2013-14 के भूमि के रेट के 4 गुना होना चाहिए था, वो नहीं था। दूसरा, भूमि इमरजेंसी क्लॉज के अंतर्गत लिया गया था, तो उसमें भी 75% मुआवजे का 75% एक्स्ट्रा सरकार की ओर से दिया जाता है। ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत ये नियम है, वो भी नहीं दिया गया। और जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उनको भी ब्याज देना था, वो ब्याज भी उनको नहीं दिया गया। समुचित रूप से जितना ब्याज देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इसके अलावा 2013 के एक्ट के अनुसार पुनर्वास की भी उसमें योजना है। जो लोग बेघर हो गए हैं उनको आपको घर बना करके देना है, लोगों को रोज़गार देना है। इस तरह की कई व्यवस्थाएं हैं जिसमें से किसी का अनुपालन नहीं हुआ। धीरे करते स्थिति ये हुई कि अक्टूबर 2022 में जब किसानों की मांगों को नहीं सुना गया तो वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए, और धरना पर बैठे कई महीने गुजर गए। कई बार वार्ता हुई, सरकार ने वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने उनके धरना स्थल को हटाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन जितनी बार कोशिश की गई उतना ज़्यादा किसानों की एकजुटता बढ़ती गई और उसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। पहली बार 10 जनवरी 2023 को उन पर भारी हिंसा की गई और किसानों को वहाँ से भगाया गया, लेकिन वो नहीं भागे और वो कंपनी के गेट पर फिर जाकर धरना करने लगे। ये मामला और बढ़ता गया। कंपनी ने हाई कोर्ट में एक केस कर दिया और कहा कि हमें अपना गेट खाली कराना है। तो फिर मांग बढ़ती गई और धरना भी उग्र होता गया और प्रशासन भी और उग्र से उग्र होता गया। उसने कंपनी का सपोर्ट किया। कंपनी के सारे मामलों में प्रशासन को पूरा सहयोग मिला। अंततः 16 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों से वार्ता करके मामले का हल निकाला जाए, लेकिन प्रशासन ने ये समझा,
या इसका ये मतलब निकाला अपनी सुविधा के अनुसार कि अब किसानों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कंपनी का गेट खाली कराया जाए। इसके आलोक में 20 मार्च 2024 को भीषण प्रताड़ना के साथ और बहुत भारी बल प्रयोग करते हुए लगभग 500 से 1000 सिपाहियों की मदद से डीएम साहब, डीआईजी साहब, एसडीओ, एसडीपीओ, ज़िला भू अर्जन अधिकारी और कई थानों के लगभग जो कि एक खबर के अनुसार 50 थाने के पुलिस बल उसमें लग गए और उन लोगों ने मिल करके इतना ज़्यादा हिंसा की कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, मवेशी सबको मारा गया, पीटा गया। पुलिस इतनी गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था कि वो कोई युद्ध कर रही है। घरों में घुस कर लोगों को मारा, जो मिला उसको मारा, बच्चा मिल गया तो बच्चे को मारा। कई वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें महिलाओं को और बच्चों को मारते हुए दिखाया गया है। ऐसी पुलिस की ऐसी प्रताड़ना का नज़ीर ढूंढना पास्ट में बहुत मुश्किल है। पुलिस ने ऐसा पहले कभी किया हो ये देखा नहीं गया था। ये बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बहुत लोग इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी उसका मवाजना कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। पीयूसीएल का ये मानना है कि पुलिस और प्रशासन का चरित्र हाल के दिनों में बदला है। वो धरना करने वाले लोग, प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इसी तरह से बेरहमी से अटैक कर रही है ताकि उनका मनोबल तोड़ा जाए। इसके कई उदाहरण हैं। सीतामढ़ी में भी यही हुआ था। कई जगह पुलिस रात में घुसकर घरों में घुसकर मारती है, कीमती सामानों को तोड़ती है ताकि वो आपका मनोबल तोड़ सके, आप धरना नहीं दे सके। पीयूसीएल ने अपनी जांच में पाया कि ये पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है। पुलिस को और प्रशासन को कहीं से भी कानूनी रूप से इसका अधिकार नहीं था कि वो इस बेरहमी से लोगों की पिटाई करें। दूसरी बात, जब वार्ता चल रही थी और हाईकोर्ट ने भी वार्ता को और आगे बढ़ाकर बातचीत करके मामले का हल निकालने के लिए कहा था, तो प्रशासन ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया और अपने कंपनी के फ़ायदे में काम किया। तीसरा, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा है। इस हाल के वर्षों में 2017 में CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 225 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें भूमि अधिग्रहण करने के मामले में धांधली हुई, नियमों का उल्लंघन हुआ और उसमें 2290 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें बक्सर की भी कई योजनाओं का जिक्र है। तो इससे ये पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में बिहार सरकार अन्य राज्य सरकारों की तरह बिल्कुल जनता के अधिकारों की अवहेलना कर रही है और लगभग ज़बरदस्ती भूमि ले रही है। 2013 का कानून जितना प्रोग्रेसिव था उसके बिल्कुल उलट जा कर के सरकारें भूमि अधिग्रहण कर रही हैं। चौथी बात ये कि जिस तरह से आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिहार सरकार और अन्य सरकारें भी, ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि सरकारें पुलिस स्टेट में बदल रही हैं। वो आपको बिल्कुल जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। इस तरह से मारना, पीटना, इस तरह से औरतों को मारना, बेइज्जत करना, बस गोली मार चलाना इसमें रह गया था। गोली भी उन लोगों ने चलाई थी लेकिन किसी को लगी नहीं। इस तरह से व्यवहार करना ये कहीं से न्यायोचित, कहीं से किसी वेलफेयर स्टेट का, किसी चुनी हुई सरकार का चरित्र नहीं लगता है। पांचवी बात ये कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में जो कोर्ट बना हुआ है, जिसे लारा कोर्ट कहते हैं, अगर आपको भूमि अधिग्रहण से कोई शिकायत है तो वहाँ आप केस दायर कर सकते हैं। इस बारे में गोपाल जी और ज़्यादा बताएंगे इन पेचीदा मामलों के बारे में। लारा कोर्ट का भी जो रवैया है, जितनी जल्दी और जितनी स्पष्टता के साथ मामले का हल किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर वो मामले का हल स्पष्ट तरीके से और टाइम बाउंड तरीके से करें तो इस तरह का टकराव, जनता और प्रशासन के बीच टकराव होने की संभावना कम रहेगी। और अंततः कुछ अनुशंसाएं हैं जो कि हम लोगों ने इस रिपोर्ट में लिखी हैं, जिस पर आगे चर्चा करेंगे कि पीयूसीएल क्या चाहता है। लेकिन हम ये जो निष्कर्ष है, हम ये समझ रहे हैं कि 2013 का जो कानून, भूमि अधिग्रहण का कानून है, जो 1894 के कानून को रिपील करके बनाया गया था, वो कानून ख़तरे में है। क्योंकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रा, इन सब स्टेट्स में जो स्थिति हुई है, जहाँ जानवरों की तरह इंसानों को ट्रीट किया गया, धीरे धीरे वो बिहार में भी आता जा रहा है। अब यहाँ भी औद्योगिकरण के
के नाम पर इंसानों से, ग्रामीणों से, किसानों से ज़मीन छीनी जाएगी और एक भयावह स्थिति पैदा। देखिए, अभी सरफराज जी ने जो आपको चौसा बक्सर भूमि अधिग्रहण के मामले में पुलिस एट्रोसिटीज़ के बारे में जो बताया, तो यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी इसी तरह का दमन हुआ था। वो बिहार PUCL के 3 सदस्यीय टीम वहाँ गई हुई थी, 3 सदस्यीय टीम, और उसने अपना रिपोर्ट उसी समय हम लोग आशंका उसी रिपोर्ट में जताए कि भाई यदि ये लोग जो किसानों की ज़मीन गई है वो अपना आंदोलन जारी रखेगा तो इन पर तरह तरह के प्रशासन द्वारा कार्य उत्पन्न किया जाएगा। क्योंकि वहाँ एक बात हम लोग स्पष्ट देखें कि जिला प्रशासन ज़रूरत से ज़्यादा वो उस कंपनी के पक्ष में देखे, उनको पिछले बार भी काम किया और इस बार भी। और इसमें जो हम लोग देखे और SDO से जब बातचीत हो रही थी, चूँकि यही SDO 3 साल से है और इसी SDO पर मुख्य रूप से आंदोलनकारियों का भी चार्ज है कि भाई ये सबसे बड़ा दमनकारी, तो उनके से बातचीत जो हुई उससे हम लोगों को साफ लगा कि जिला प्रशासन भी इस बार माइंड मेकअप किए हुए था कि इन लोगों का आंदोलन को समाप्त करा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि उसमें सफल भी, जिस तरह का दमन इन्होंने किया घर घर में घुस करके, तो ये पुलिस एट्रोसिटीज़ का, प्रशासन के एट्रोसिटीज़ का एक एक्सट्रीम, पुलिस फायरिंग को छोड़कर बाकी सारे चीज़ों का प्रशासन ने इस्तेमाल वहाँ किया, जिसका PUCL इस तरह के मामलों को कंडेम करता है। और आगे भी इस तरह के जितने भी मामले हुए हैं वो सब को लेकर के हम लोग एक सीरीज में इस पर पुलिस एट्रोसिटीज़ जो किया गया है, खास करके पुलिस एक्ट जो बना 2007 में, उसमें बहुत सारे अधिकार आंदोलनकारियों के खिलाफ माने दमन का जो 2007 के पुलिस एक्ट में, जबकि 2007 का पुलिस एक्ट बिहार सरकार को बनाना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि ये पुलिस जो हम बिहार की पुलिस या अभी हर एक स्टेट का पुलिस जो है पब्लिक माने अंग्रेज ज़माना का पुलिस एक्ट को के बदले पब्लिक के हित में पुलिस कैसे हो और पब्लिक और पुलिस के बीच कैसे माने एकता कायम हो, उसके लिए वो बनाने की बात थी। उसमें बहुत सारे जो अंग्रेज़ के ज़माने में दमनकारी बातें थी उसको हटाने की बात थी। हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इसके पहले जो BJP की सरकार, दोनों ने मिलकर के 2007 के पुलिस एक्ट को इतना मजबूत बना दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पावर दे दिया गया कि वो जब चाहे इस तरह के आंदोलन का दमन कर सकता है, जिसका मिसाल हम लोग अभी बक्सर चौसा में देखे। 20 मार्च को जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई गांव वालों के ऊपर, किसानों के ऊपर, उसके बाद 28 अप्रैल को 4 लोग PUCL टीम में गए। उसमें सरफराज जी थे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PUCL बिहार के, किशोरी दास जी जो कि सदस्य हैं PUCL के, डॉक्टर विद्यार्थी विकास थे जो कि एनसीना इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, और मैं था, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल कृष्ण। मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में संसदीय समिति के सामने भी पेश हुआ था, उसकी आलोचना करती। तो मैं कुछ कानूनी पहलू पर उसकी तरफ सरफराज जी ने भी इशारा किया, किशोरी जी ने भी बताया उसको, लेकिन मैं स्पेसिफिक कुछ कानूनी पहलू पे बात रखूँगा कि जिस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है वो है धारा 40 भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का। किसानों की मांग जायज़ है, किसानों की मांग है कि धारा 40 जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसके मुताबिक उनको मुआवजा मिलना चाहिए। धारा 40 का 2 लाइन मैं आपको पढ़ देता हूं जिससे कि स्पष्टता रहे कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं है,
लैंड एक्विजिशन कानून में लिखा हुआ है, चौसा बक्सर के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 ही समीचीन है, क्योंकि इसके प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अधिनियम की धारा 40 के तहत आपातकालीन परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा आदि में सरकार को भूमि अधिग्रहण करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार आपात की स्थिति में सरकार संसद की मंजूरी से आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण के इस प्रावधान में ये लिखा हुआ है, मैं पूरे विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अधिनियम की धारा 40 के तहत 75% का अतिरिक्त मुआवजा का प्रावधान। अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्धारित कुल मुआवजे का भुगतान कलेक्टर द्वारा उस भूमि और संपत्ति के संबंध में किया जाएगा। प्रश्न ये है कि क्या धारा 40 का पालन किया गया? जब हम लोगों की वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई तो बार बार इस बात का हवाला दे रहे थे कि आपातकालीन अधिग्रहण हुआ है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि ये आपातकालीन अधिग्रहण है, तो फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस धारा 40 के तहत आपातकालीन अधिग्रहण आपने किया है, वही धारा ये प्रावधान करता है कि किसानों के ज़मीन का मुआवजा 75% अतिरिक्त मुआवजा का प्रावधान है, वो देना चाहिए। तो ये अन्याय सरासर साफ दिख रहा है, और ये साफ दिख रहा है कि किसानों की गलती इस संबंध में नहीं है। दूसरी बात कि न्यायालय में क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी को बहाना बना करके, उसी को ढाल बना करके किसानों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की गई। STPL जो कि SJVNL सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी है, उसने 13 अक्टूबर 2023 को 12 लोगों के खिलाफ केस दायर किया पटना हाईकोर्ट में। वो 12 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो इसमें किसान का पक्ष कहीं आया ही नहीं। तो जिन 12 लोगों के खिलाफ STPAL जो कंपनी वहाँ बना रही है, जो कि सहायक कंपनी है SJVNL सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, उसने बिहार सरकार के मुख्य सचिव के ऊपर केस किया, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार के ऊपर केस किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बक्सर के ऊपर केस किया इस कंपनी ने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बक्सर के ऊपर केस किया इस कंपनी ने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बक्सर के खिलाफ केस किया, SDO के खिलाफ केस किया, डिविजनल पुलिस अफसर के ऊपर केस किया, SHO चौसा पुलिस के ऊपर केस किया। और ये बहुत ही हैरत वाली बात है कि STPAL कंपनी ने लार्सन एंड टर्बो कंपनी पर भी केस किया, जो कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली कंसल्टेंट कंपनी है, उसको को भी ये केस किया। गौरतलब बात है, और ये भी थोड़ी रोचक बात है, कि 13 अक्टूबर 2023 को पटना हाई कोर्ट में केस दायर होता है। 13 अक्टूबर 2023 को ही उसका पंजीकृत हो जाता है, वो केस पंजीकृत हो जाता है, और 13 अक्टूबर 2023 को ही सुनवाई हो जाती है, और 13 अक्टूबर 2023 को पहला फैसला भी आ जाता है। ऐसी त्वरित गति से इस आपातकालीन भूमि अधिग्रहण के संबंध में हस्तक्षेप किया गया, तो उसी त्वरित गति से किसानों को मुआवजा अतिरिक्त 75% क्यों नहीं दिया गया, एक प्रश्न ये उठता है। तो पहला फैसला उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय में 13 अक्टूबर 2023 को आया। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि पहले फैसले से लेकर के फिर 17 अक्टूबर को भी एक फ़ैसला आया, फिर 16 जनवरी 2024 को एक फ़ैसला आया, जिन सभी फैसलों में जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं राजीव रंजन प्रसाद जी, वो बार बार प्रशासन को ये कह रहे थे, राजीव रंजन प्रसाद जी, न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद जी याचिका की सुनवाई के 6 तारीखों में वो बार बार कहते रहे कि प्रशासन किसानों से चर्चा करे, और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी कोर्ट में ये आश्वासन दे रहे थे कि चर्चा करके किसानों से अनुरोध करेंगे
उनको समझाएंगे कि धरना स्थल अपना फैक्ट्री के मेन गेट से कुछ दूरी पर रख ले। कोर्ट में आश्वासन दिया जा रहा है कि शांतिपूर्वक चर्चा करके हस्तक्षेप किया जाएगा, लेकिन आश्वासन के विपरीत ये पुलिसिया कार्रवाई की गई। और कोर्ट को आदेशों से यह स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट को यह सूचित भी किया गया, क्योंकि कोर्ट का आखिरी फैसला 16 जनवरी 2024 का है और पुलिसिया कार्रवाई 20 मार्च का है। तो ये जो घटनाक्रम है ये बताता। और हाँ, किसानों के तरफ से और किसान नेताओं के तरफ से ये बहुत ही चकित करने वाली बात नज़र आती है कि 13 अक्टूबर 2023 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जज बार बार किसानों के प्रति संवेदनशीलता भी प्रदर्शित कर रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे थे कि धरना नहीं होना चाहिए, लेकिन किसानों के तरफ से कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं किया गया। उनको सही समय पर कोर्ट में आना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था। जब कंपनी ने सरकार के ऊपर केस कर दिया है तो ये अच्छा मौका था कि किसान वहाँ पर अपना पक्ष रखते, वहाँ पर कंपनी का पक्ष भी आ जाता, सरकार का पक्ष भी आ जाता और किसानों का पक्ष भी आ जाता। तो मुझे लगता है ये चूक हुई, और ये चूक होमवर्क जब बहुत बार आंदोलन में नहीं होता है, कानूनी सलाह सही नहीं मिलते हैं सही समय पर, तो इस प्रकार की चूक हो जाती है। 500 से ज़्यादा दिनों तक ये धरना चला। ये बहुत ही शांतिपूर्वक धरना था, और इस प्रकार के धरना को पुलिसिया कार्रवाई से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, मौलिक अधिकारों पर हमला है। एक सवाल है गोपाल कृष्ण जी, अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था और कोर्ट जो किसान के पक्ष में बात रख रहा था, तो क्या कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी और किसानों का पक्ष वहाँ नहीं पहुँचा, तो क्या किसान के जो आंदोलनकारी लोग थे उनको सूचना इसकी दी गई थी कि आप आइए, आपके खिलाफ एक मामला चल रहा है उसमें? नहीं दी गई थी। जब सूचना ही नहीं दी गई थी तो फिर कैसे किसान का पक्ष रखते हो वहाँ पर? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। कानून में ये कहावत है कि कानून का नहीं पता होना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये कैसे हो सकता है कि किसानों से वार्ता हो रही हो, किसानों को पता जरूर चला, क्योंकि उन्हीं के उसी आदेश के आलोक में चर्चा हो रही थी। कोर्ट के आदेश के ही आलोक में जिलाधिकारी किसानों से चर्चा कर रहे थे। ये जो रिपोर्ट है जो तैयार की गई है उसमें उसका विस्तृत विवरण है कि किस तारीख को कोर्ट ने किसानों से चर्चा करने को कहा। तो जब चर्चा करने के लिए जिला प्रशासन गया तो सूचना देगा ही कि कोर्ट के आदेश में हम आपसे चर्चा करने आए हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट के रिकॉर्ड में और आदेश में ये चिन्हित किया गया है, ये लिखा हुआ रिकॉर्ड में है कि चर्चा के दौरान किसान शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने अपना धरना स्थल बदल भी लिया था, और जिला प्रशासन ने कोर्ट को सूचित भी कर दिया था कि उन्होंने अपना धरना का स्थान बदल लिया है। तो उनकी तरफ से रवैया जो था बिल्कुल शांतिपूर्वक था। कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चलता है कि किसानों की गलती थी। हाँ, यही चूक थी कि जब उनको पता था कि किस कोर्ट में मामला चल रहा था तो उस समय उनको अपना आवेदन, अपनी याचिका भी दायर करनी चाहिए थी, जिससे कि सारी बातें कोर्ट के सामने सरकारी पक्ष, कंपनी का पक्ष और किसानों का पक्ष तीनों आ जाता। उस संबंध में मैं वो चूक की बात कर रहा हूँ। और ये जो अनुशंसा जो की गई है वो मैं सिर्फ आपके सामने कुछ रख देता हूँ कि जो जांच दल की रिपोर्ट में ये अनुशंसा है वो बहुत महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच उच्च न्यायालय के किसी जज की अध्यक्षता में बनी हुई समिति से कराया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से इस आंदोलन को समर्थन था। उसके नेता भी यहाँ आए थे, तो पूरा देश वो देख रहा था कि पुलिसिया जो बर्बर कार्रवाई हुई है वो किसानों के हित में नहीं है, वो जनहित में नहीं है, वो पूरी तरह से कंपनी के हित में है। और वो कंपनी का हित ही कैसे हावी हो गया इसकी पड़ताल जरूरी है। और एक दो बातें मैं इस अनुशंसा से बोल देता हूँ, बाकी सरफराज भाई और किशोरी जी बोलेंगे। कि भूमि अधिग्रहण से पूर्व, भूमि अधिग्रहण के दौरान और भूमि अधिग्रहण के पश्चात उभरे मामलों की पड़ताल के लिए भूमि अधिग्रहण विवादों से उपजे विभिन्न बिंदुओं को लेकर एक जिला स्तरीय और एक राज्य स्तरीय एक्सपर्ट समिति गठित किया जाना चाहिए
क्योंकि जैसा सरफराज भी बोल रहे हैं कि ये मामला बहुत बार सरल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उस बात को सरलता से, सबको सहजता से समझाने के लिए एक राज्य स्तरीय और एक जिला स्तरीय भूमि अधिग्रहण संबंधी एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण को लेकर गया, रोहतास, कैमूर, भभुआ, कजरा, जमालपुर, धनरुआ, फतुहा, औरंगाबाद, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बिहटा, पटना, कोइलवर, बबुरा, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कल्याण बिघा, नालंदा से लेकर बख्तियारपुर तक किसान संघर्षरत हैं। तो मामला बक्सर का ही नहीं है, जो आप सरफराज भाई बता रहे थे कि जो पुलिस का रवैया है वो बक्सर में सीमित नहीं है, वो अन्य जगहों पे भी दिख रहा है। ये और बात है कि सारे संघर्ष एक साथ एक मंच पर अभी आए नहीं हैं। और एक बात और मैं कहूँ कि बिहार सरकार को चाहिए कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत बने नियमावली, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्य में हो रहे भूमि अधिग्रहण और मुआवजा पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, और बक्सर प्रशासन भी भूमि अधिग्रहण और मुआवजा पर श्वेत पत्र लेकर आए। क्या आप समझते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, सिर्फ विज्ञापन और गोदी मीडिया के सहारे सरकार चल रही है? नहीं, मैं इस विषय पर इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग बिल्कुल जांच रिपोर्ट केंद्रित ही बात रख रहे हैं। वो आपकी जो चिंता है वो चिंता को हम शेयर करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल विषय वस्तु पे ही रखना चाहते हैं। एक आखिरी बात, तो आपकी पीसी में जो सवाल उभर कर सामने आया है कि आप समझते हैं कि पूरे बिहार में किसानों के ऊपर इंस्पेक्टर राज थोप दिया गया? नहीं, एक्चुअली उस तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी जी हम बता दें आपको, इसी में आपको हमारे गोपाल कृष्ण जी ये बताए, उन्होंने खुल के बहुत सारी बात नहीं बताया। यहाँ हम लोग साफ देखे कि पुलिस वाले और प्रशासन माइंड मेकअप कर लिए थे कि इस आंदोलन को यदि हम नहीं दबाते हैं तो एक, चूँकि लगातार इतना दिन तक किसान का मूवमेंट बिहार में, हम समझते हैं चौसा बक्सर का ही मामला यह है जो लगातार 3 साल से हम लोग वॉच कर रहे हैं, उसके पहले से कितना दिन से चल रहा है। तो प्रशासन ने एकदम माइंड मेकअप कर लिया था कि कानूनी ढंग से हो या गैर कानूनी ढंग से, जिसमें हाईकोर्ट का भी इस्तेमाल किया गया, और ये इन्होंने नहीं बता पाया। आप जब देखेंगे इसका प्रोसेस हाईकोर्ट के अंतर्गत, तो बजाबता कंपनी प्रशासन के मेल से दोनों ने देखा कि भाई आप हाईकोर्ट का अगर ऑर्डर ले आएंगे तो हमको दमन करने में बहुत आसानी होगी, और वैसा हुआ भी। चूँकि एसडीओ वगैरह से, जो जिला प्रशासन से भी जो हम लोग की बातचीत हो रही थी, वो भी बार बार हाईकोर्ट का ही हवाला दे रहा था, जबकि हाईकोर्ट ने कोई ऐसा नहीं ये किया था, लेकिन हाईकोर्ट का हवाला दे करके, तो वो तो बिल्कुल प्रशासन जो है, आप तो सवाल किए हैं कि बिल्कुल ये प्रशासन के बल पर किसी भी बड़े आंदोलन को, चूँकि डेमोक्रेटिक ढंग से, कानूनी ढंग से वो दबा नहीं सकते हैं, तो प्रशासन का सहयोग लेकर के ये वहाँ भी किया गया, और जहाँ कहीं भी अभी हो प्रशासन का इस तरह क्या पीयूसीएल यह समझ रही है कि पूरे देश और पूरे बिहार के अंदर सिस्टम फ्लॉप हो गई है? देखिए, पीयूसीएल तो इस बात को लेकर के बहुत सारे हम लोगों का रिपोर्ट्स देखेंगे। इस रिपोर्ट में हम लोग लिखे हैं पहले बार भी और अभी भी, कि अभी कानून का राज, हम लोग चाहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जब फेल कर जाता है तब इस तरह के वारदात होते हैं। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट में हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि रूल ऑफ लॉ यहाँ कोई कानून पहले करता था, नहीं अभी यहाँ तानाशाही ढंग से सारे। मेरा सवाल रहेगा, एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार में बेरोजगारी है, जिस कारण से उद्योग न होने की वजह से लोग पलायन करने की मजबूर है। दूसरी तरफ जब सरकार यहाँ पर उद्योग लगाती है तो आप लोग उस जमीन का, किसान लोग या आंदोलनजीवी नरेंद्र मोदी सरकार बोलते हैं कि आंदोलनजीवी लोग मिलकर के किसान लोग भड़का देते हैं, और जमीन जो जिस जमीन पर बनना है कंपनी, उद्योग स्थापित होना है, उससे उसको भगा देते हैं। तो क्या आप लोग जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत उद्योग को बिहार में ना आने देने के लिए प्रतिबद्ध हैं? देखिए, उद्योग लगाने का
तरीका जो है किस तरह की ज़मीन पर इस तरह के उद्योग लगाए जाएं, उसमें साफ साफ है कि जो फर्टाइल लैंड होंगे उसको इग्नोर करना है, और जो उसर बज्जर इस टाइप का पथरीली ज़मीन हो उस पर ऐसे इस तरह के, चूँकि आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जो कृषि लायक भूमि, एक जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि युक्त भूमि जो है उसकी कमी होती जा रही है, और दूसरी तरफ आप उसी के बगल में उनका सरकारी ज़मीन भी है और भी चीज़ है, तो वही उद्योग अगर लगाना है तो आप वहाँ पर क्यों नहीं लगाते हैं? और जो लहलहाती फसल, और सबसे मैं समझता हूँ जिसको अधिग्रहणी कर रहे हैं उस इलाके की सबसे अच्छी ज़मीन है, वही आपको दिखाई पड़ रहा है। जो कृषि के लिए 3-3 फसल उपजाने वाला, आप उसी के बगल में बंजर भूमि है और तरह की भूमि है, उस पर क्यों नहीं उद्योग लगाते हैं? तो आप जानबूझ के यहाँ पर एक बात है ध्यान देने वाली कि मामला है न्यायपूर्ण मुआवजे का। किसानों ने तो ये कहा ही नहीं है कि वो ज़मीन नहीं देंगे। अन्य स्थानों पर ऐसा है, जैसे कुछ और जगहों पे, जो राज्य के दूसरे जगहों पर, सारे जगहों पर एक ही प्रकार का मांग नहीं है किसानों का। कहीं पर उचित मुआवजा, न्यायपूर्ण मुआवजा, कानून सम्मत मुआवजा का मांग है। कहीं पर है कि उपजाऊ ज़मीन है, हम इसका अधिग्रहण नहीं करने देंगे क्योंकि ये फसल के लिए ज़रूरी है। और जीविकोपार्जन, किसान के एक जीविकोपार्जन में और विकास में द्वंद्व कब से हो गया? असली जो सही विकास होगा उसमें जीविकोपार्जन में और किसान के अधिकार में द्वंद्व नहीं हो सकता। जहाँ तक बक्सर का सवाल है, यहाँ पर तो ये तर्क आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो तैयार ही है ज़मीन देने के लिए। कानून सम्मत न्याय संगत मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा, ये नाइंसाफ़ी साफ दिख रही है। इसमें तो सरकार और कंपनी दोनों कटघरे में है। सरकार का आरोप है कि चौसा में जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसमें नक्सलवादी और माओवादी लोग शामिल हो जाने की वजह से जो आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस ने हमला नहीं किया, जनता किसान ने ही हमला किया पुलिस पर। क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई साक्ष्य नहीं। इस पर जो प्रशासन से भी बातचीत हुई, कहीं से भी ऐसा कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं वो बता पाए। प्रशासन ने भी नहीं ऐसा कहा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने जांच रिपोर्ट किया है, उसमें आपने तकरीबन कई सारे लोगों का लिस्ट दिया है, नाम का तकरीबन आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ 98 लोगों का। मेरा इसमें एक मैं भी वहाँ पर गया था रिपोर्टिंग के लिए, मुझे पता चला था कि वहाँ कई ऐसे मुस्लिम परिवार पर भी हमले किए हैं पुलिस ने, उनकी रिपोर्टिंग आपके पास नहीं है। तो क्या विरोध है रिपोर्टिंग का आपका? नहीं है। उसमें एक मुस्लिम परिवार के यहाँ वो रोज़ा खुल रहे थे, उनके यहाँ हुआ और उनके यहाँ हम लोग बजाबता गए, बातचीत किए, लेकिन वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं। बाहर से ही वो अंदर से गेट वो बंद रखे, कितनों प्रशासन चाहा, लोहा का गेट था उनका, इसलिए वो तोड़ के घुस नहीं सकते मुसलमानों के घर में। उस समय जब इफ्तार पार्टी। और एक और बात समझ लीजिए कि ये जो किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये समृद्ध किसान हैं और इसी वजह से इतने दिनों से का आंदोलन कर पा रहे हैं, लेकिन इसीलिए इनकी इतनी आवाज़ चारों तरफ फैल भी रही है। लेकिन इसी में अगल बगल के गांव के बहुत सारे और से किसान हैं और ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से भी बहुत उच्च स्तर के नहीं हैं और आर्थिक रूप से भी उच्च स्तर के नहीं हैं, उनकी आवाज़ उतनी फैल नहीं पा रही है। आप जितना भी नाम सुन रहे होंगे, मुन्ना तिवारी, अश्विनी चौबे, ये सब समृद्ध लोग हैं, ये अभी 1000 दिन तक चला सकते हैं आंदोलन। क्या समझा जाए कि बिहार के अंदर गरीब गुरबों और जो खासकर छोटे किसान और मजदूर हैं, उनकी आवाज़ या उनकी सवाल सामने राष्ट्र के सामने, राष्ट्र के सामने नहीं आ रहा है। ये तो हम रोज़े अज़ल से ये तो जब से भारत बना है तब से। ये जो पुलिस ने हमला किया है जनता के, किसान के ऊपर में, तो क्या किसान संगठन के लोग या PUCL इनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं? PUCL नहीं गया है। देखिए, कोर्ट का मामला जहाँ आता है वहाँ लेकिन इरादा में भी, लेकिन ये सब जगह को मिलाकर आपको देखे होंगे फाइंडिंग्स में भी कि जिस तरह किसानों के द्वारा जहाँ कहीं भी इस तरह के मामले चलाए जा रहे हैं, उन पर एक हम लोग सम्मिलित कार्यक्रम लेने के लिए हम लोग अपने में तय किए हैं कि चूँकि सब जगह के मुद्दे करीब करीब मिला जुला के लैंड एक्विजिशन के खिलाफ है और पुलिस दमन वहाँ बढ़ता जा रहा है, चौसा वाली घटना दूसरे जगह भी ना घटे, इसको लेके हम लोग एक
उन लोगों का कॉन्फ्रंटेशन एक माने उन लोगों का एक जुटान करके और चाहेंगे कि उसमें लीगल हस्तक्षेप यदि बनता है तो हम लोग कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात जो शायद रिपोर्ट में आई है कि नहीं, सरफराज भाई बताएंगे कि वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी से जब हम लोग बात कर रहे थे और उनको जब वीडियो दिखाया गया बर्बरता का कि गांव वालों से 95 वर्ष की एक बूढ़ी महिला का हाथ तोड़ दिया गया और उनके घर में घुस करके एक 9th क्लास में पढ़ रहे बच्चे का हाथ तोड़ दिया गया, एक 12th क्लास में पढ़ रही बच्ची का हाथ तोड़ दिया गया। ये सब वीडियो जब दिखाया गया तो उन्होंने ये सूचना हम लोग को दी, उसका अभी हम लोग कंफर्म हम लोगों ने नहीं किया है कि दो पुलिस को दिखाया गया एसडीओ हाँ वही तो उन्होंने कहा कि उस वीडियो को हम लोगों ने देखा है और जो पुलिस कर्मी इसमें लिप्त थे इस बर्बरता की, इसकी उनको इजाज़त नहीं थी, उन पर कार्रवाई की डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई है, चार पुलिस। हाँ, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो एक प्रकार से ये स्वीकारोक्ति है कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी थे जो प्रशासन के आदेश के आगे जाकर के कंपनी के हित में काम करते हुए नज़र आ रहे थे और उन पर यदि प्रशासनिक कार्रवाई हुई है तो मुझे लगता है कि वो सही दिशा में पहला कदम है। पूरा कदम तब होगा जब पूरे मामले की विस्तृत जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं, और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए। मेरा सवाल रहेगा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं यूसीएल की ओर से इस संपूर्ण मामला पर? वो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, देखिए, हम लोग तो चाहते ही हैं कि जो गोपाल जी ने बताया कि एक समिति बननी चाहिए हाई कोर्ट के जज के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें जुड़े हुए बहुत से मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि भूमि अधिग्रहण का कानून का जो है पालन सही ढंग से हो। उसमें जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन की बात है, इसको लेकर के बात हो ही नहीं रही है, वो तो गौण हो गई है। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि जिसकी आप ज़मीन ले रहे हैं फिर वो जाएगा कहाँ, है ना। ज़मीन तो आप ले लेंगे कि वो टेनेंट है, वो कोई भी व्यक्ति ज़मीन का सालों साल तक मालिक नहीं हो सकता है बिहार टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत। तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट नीति या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिहार सरकार के पास नहीं है कि किनके जिनसे हम ज़मीन लेंगे वो लोग फिर जाएंगे कहाँ। इस पे हमारी मांग है कि ये एक स्पष्ट नीति आप बनाएं। दूसरी बात ये है कि हाँ, जिन पुलिस वालों ने घर में घुसकर मारपीट की उन पर दोष आरोपण किया जाए और उनसे ही मुआवजा लेकर के उनकी सैलरी में से पैसा काट करके किसानों को दिया जाए। और ये जांच बनाने से पहले, जांच कमेटी बनाने से पहले वहाँ जो अभी स्थापित अधिकारी हैं उन सब का तबादला हो जाना चाहिए, जिसमें डीएम, एसडीओ, एसडीपीओ और सबसे इम्पोर्टेंट है ज़िला भू अर्जन अधिकारी डीसीएलआर। इन सब का वहाँ से तबादला होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जांच को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों पर केस चलाया गया, 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 6 महिलाएं थी, उनको बेल मिल गई है। 25 लोग अभी भी जेल में हैं। हमारी मांग है कि उन पर से मुकदमा हटाया जाए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आंदोलन किया है। ये बात सही है कि पुलिस पर भी पत्थर चलाई गई, पुलिस की गाड़ियों पर को तहस नहस करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तब हुआ जब पुलिस ने उनके ऊपर हिंसा की। तो ये बात, इसके लिए आप किसी को जीवन भर के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। इन सब केसेस को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस का जो रवैया है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, भूमि अधिग्रहण के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुलिस के रवैया में, पुलिस का जो अंदाज है काम करने का, उसमें भयंकर परिवर्तन आया है, जिसके बारे में किशोरी दास भी कह रहे थे कि अलग अलग इलाकों में ये हो रहा है। अचानक से पुलिस इतनी उग्र हो गई है, इसके पीछे कारण क्या है? अचानक से पुलिस इतना ज़्यादा दमनकारी कैसे बन गई? आप कहीं भी शराब के मामले में आप देखिए, हर हफ्ते 1-2 मामला आता है जिसमें कोई मुसर को उठाया गया और उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई। अभी थोड़ा दिन पहले सुधा वर्गीज एक मामला लेके आई थी पीयूसीएल में, किसी को उठाया गया और उसको इतना मारा क्यों मर गया, और उसकी कोई सुनवाई नहीं। पुलिस इतना मार क्यों रही है लोगों को? ये तो आज से 60-70 साल पहले होता था। इधर तो काफ़ी बदलाव आया था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जब से शराब नीति में बदलाव आया है, तब से
पुलिस में दमनकारी चरित्र बढ़ता जा रहा है। आप अभी सवाल वो बताए थे, जनता की तरफ से भी हमला हुआ पुलिस पर, तो क्या ये माना जाए जनता ने जो पुलिस पर पत्थर बरसाया या गाड़ी गुजार दिया, ये जनता का आत्मरक्षा में किया गया कार्रवाई? बिल्कुल आत्मरक्षा में किया गया। नहीं, वो आत्मरक्षा तो उसको नहीं कहिए। इतना दिन से आंदोलन चला रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, और ऊपर से आप डेली हम पर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, डेली हम पर दमन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता क्या करेगी? पत्थर भी मारने से क्या चुप जाएगी? उसका इतना दिन से हो रहा है, 3 साल 4 साल से आंदोलन चल रहा है, उसके जेन्युइन डिमांड्स है, और उसको दमन करने के लिए अगर आप लाठी गोली चलाइएगा तो क्या वो पत्थर भी नहीं चला सकता है? मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा सरफराज जी आपसे। आप गोपाल जी की बात सुन लीजिए। मैं एक मिनट में बोल रहा हूँ। ये जो जांच टीम गई थी वहाँ पर QCL की ओर से, उसमें कितने सदस्य थे और कौन कौन थे? तो उसमें कितने वक्त तक जांच उन्होंने किया? अब पूरा दिन, सुबह से रात तक जांच किया। एक दिन? हाँ, एक दिन। और उसके पहले एक बार जा चुके, एक बार पहले भी जा चुके, एक बार 2 दिन रह करके हम लोग पहले भी सारा पुलिस 2 बार टीम गई है PUCL की। कितने सदस्यों की टीम थी? पहली वाली टीम में भी 3 आदमी थे, इस वाली टीम में भी 3 आदमी, 4 आदमी। इस वाली टीम में 4 आदमी था। क्या नाम था उनका? किशोरी दास, सब लिखा हुआ, किशोरी दास, सरफराज, गोपाल जी और प्रोफेसर विद्यार्थी विकास। मैं एक चीज़ इसमें आपको बता दें, चूँकि विद्यार्थी विकास लैंड एक्विजिशन से संबंधित NC न्याय इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मामले देखे हैं, इसलिए उनको एक्सपर्ट के रूप में हम लोग ले गए थे। ये चूँकि कानूनी रूप से हर मामले को इस तरह टेकअप करते हैं, इसके पहले भी वो आरा में इस तरह का अधिग्रहण हो रहा था, तो उसमें भी इनकी भूमिका थी कानूनी रूप से इनका, और हम लोग बेसिकली 2 आदमी बिहार PUCL की ओर से जो पुलिस दमन के मामले को खास करके जो हुआ उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके। अच्छा, एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे। इस जांच में संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, KKU के शशिकांत सिंह और बहुत सारे लोग गए थे जांच करने के लिए, तो क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? कोई बात। देखिए, हम लोगों का ऐसा ये भी नहीं है, हमारी पॉलिसी में भी नहीं है कि कौन कौन, चूँकि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड ढंग से जाते हैं। हम लोग का पॉलिटिकल मोटिवेशन कहीं भी नहीं होता है PUCL का। PUCL का एंगल होता है 2 ही, एक ह्यूमन राइट का एंगल होता है और दूसरा पुलिस एट्रोसिटीज़ जहाँ ज़्यादा होता है, हम लोग 2 ही जगह इसका चेक करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम लोग कहीं नहीं करते हैं। दो डेट जो है उस पर ध्यान देने से बात साफ हो जाएगी। 16 जनवरी 2024 को पटना हाई कोर्ट का फैसला आया, तब तक सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा था। कोर्ट को भी बताया गया कि किसान शांतिपूर्वक वार्ता के बाद अपना स्थान परिवर्तित भी कर चुके हैं, धरना स्थल बदल चुके हैं। तो 16 जनवरी और 20 मार्च के बीच में क्या घटना घट गई कि आपने उनके ऊपर जाके हमला कर दिया? आपने तो कोर्ट को बताया है कि शांतिपूर्वक तरीके से वार्ता होकर के समाधान निकल गया, तो ऐसी क्या बात हो गई? इसलिए हम लोग न्यायिक दल की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, और एक ऐसे समय में हुआ है जब वो सारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत है। एक सवाल तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, और जब आप गोपाल जी, जब आप इस बात को कर रहे हैं कि जनवरी और मार्च की बात कर रहे हैं, जिसमें बिहार में एक बुनियादी घटना हुई थी, क्या आपका इशारा नीतीश कुमार की सत्ता परिवर्तन का ओर है? नहीं, मेरा ये PUCL नहीं कह सकता है। हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि जो चुनाव आयोग के तहत प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, सुनिए, उसमें जो मामला आया, हाई कोर्ट का आदेश आया, उसी सवाल वो नहीं है, क्या आपका इशारा नहीं, जो नीतीश कुमार सत्ता बदला है, नहीं, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात हम लोग सब सरकार को सीधी सी बात है। हम लोग यही समझते हैं कि जिला प्रशासन ने ही उस कंपनी को भेजा, क्योंकि वो असमर्थ हो गए। इनके शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने जिला प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उन्हीं लोगों के हम लोग जो समझे उनकी बात से ऑफ द रिकॉर्ड है कि उन्हीं लोगों ने कंपनी को कहा कि भाई हम लोग सब नहीं होगा, आप जाइए हाई कोर्ट
और उन्हीं लोगों ने सारा बताया रास्ता। और नहीं हम तो पर केस कर दीजिए कि हम पर केस कीजिए, हम बाध्य हो जाएंगे। इसी बीच में चुनाव है, वो चुनाव की घोषणा हो गई। यही दो बहाना, एक हाईकोर्ट का आदेश से ज़्यादा उन्होंने बहाना बनाया चुनाव आयोग का कि इस पीरियड में आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, और उस दमन चलाने के पीछे यही दो रीजन, जिसमें चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन था उसको सख्ती से लागू कराना कि भाई इस पीरियड में कोई आंदोलन नहीं चला सकते। ये इसलिए हम लोग चुनाव आयोग को भी इसमें चुनाव आयोग का एक बहाना इस्तेमाल किया है। बस वो देखने से ही लगेगा। मैं आप बात कहूँगे, हम लोग चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल मानवाधिकार उल्लंघन के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी तरह का आप आंदोलन को हटाना चाह रहे हैं तो चुनाव आयोग का गार्ड बना करके, उसका बादल घेरा बना करके इस तरह की कार्रवाई प्रशासन नहीं कर सकती है। और चूंकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के हाथ में होता है, चुनाव आयोग को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। चूँकि इसमें हाई कोर्ट से ज़्यादा चुनाव आयोग के ही ऑर्डर, माने आचार संहिता का ही ज़्यादा इम्फेसिस दे करके। अब देखिए, सरकार से कहा जाएगा तो सरकार कहेगी कि हम क्या करते हैं, उस वक्त तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, साफ बच जाएगी। चुनाव आयोग से कहा जाएगा तो कहेगा हाईकोर्ट का आदेश था, हम क्या करते, और हाईकोर्ट को आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये बहुत ही समझदारी पूर्ण लिया गया कदम है। चेस बोर्ड पे एक बहुत अच्छी चाल चली गई।